तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से मिला लीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोयोग। ठीक है। देखिए, दूसरा प्रश्न है, उपजोड़ इच्छा पदों की संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपेक्षा। ठीक है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, देखिए, नारायण शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? नार जोड़ अयन। ठीक है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नार जोड़ अयन। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4, तदित शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, तदित शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तत्जोड़ हित। क्या होता है? तत्जोड़ हित। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। तो दोस्तों, राह खर्च शब्द का समास विग्रह होता है राह के लिए खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए देखिए भैया, प्रश्न संख्या 6 है, शरणागत शब्द में कौन समास है? तो दोस्तों, शरणागत शब्द में ये है कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मिला लीजिए आप लोग। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7, सक्षम शब्द किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों, सक्षम शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8। तो प्रश्न संख्या 8 है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, यहाँ पे दोपहर यानी दोपहर, यहाँ पे संख्या वाचक शब्द है। तो संख्या वाचक जब भी आए वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों, इस मुहावरे का अर्थ है पीछा न छोड़ना। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है भैया, चलिए मिलाते चलिए आप लोग बारी बारी से। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, देखिए, होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका अर्थ जानते हैं क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा, होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भैया, चलिए आप लोग बारी बारी से मिलाते चलिए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, उससे कहा जाता है अजय। जिसको नहीं जीता जा सकते उसको कहा जाता है अजय। ठीक है, तो याद रखेंगे, मतलब आप लोग मिलाते चलिए। चलिए, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, जिसका तेज निकल गया है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, क्या हो जाएगा एक शब्द में? निस्तेज। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, कायर शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, कायर शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए, कायर शब्द का विलोम क्या होता है? कायर यानी क्या होता है? डरपोक। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? निडर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14, ज्योति शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, ज्योति शब्द का विलोम होता है तम। ठीक है, ज्योति का मतलब होता है प्रकाश। तो यहाँ पे अंधेरा का हो जाएगा तम। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15, जंगम शब्द का विलोम है। तो दोस्तों, जंगम शब्द का विलोम होता है स्थावर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है प्रसून। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भैया, देख लेते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है वागीसा। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, हिंदी का क्वेश्चन पेपर बहुत ही मस्त है, आप लोग बना लिए होंगे आशा करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो देखिए, प्रश्न संख्या 18 है, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, घर का पर्यायवाची होता है गेह। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों देखिए, शुद्ध वाक्य कौन है इन चारों में? हम लोगों की तो नाकें कट गई, राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, कोयला जल कर राख हो गया। यही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगले आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द कौन है? देखिए, धुआं गलत है, कृत्रिम भी गलत है, सूरज भी गलत है। यहाँ पे वाहिनी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों, इसमें अशुद्ध शब्द कौन है? दुष्कर है। ठीक है, दुष्कर, यहाँ पे ये वाला इस वाले से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22, दोष शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों, दोष शब्द का विशेषण क्या होता है? दोष शब्द का विशेषण होता है दूषित। ठीक है, 23 नंबर देखिए, नेह शब्द का विशेषण है। तो दोस्तों, नेह शब्द का विशेषण होता है नेही। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, तामस का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, तामस का पर्यायवाची शब्द होता है तामसिक। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे, मतलब आपको मिलाते चलना है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। यह किस वाक्य का
देखिए यह किस वाक्य का उदाहरण है? मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो दोस्तों यह सरल वाक्य है, ठीक है, क्या है? सरल वाक्य है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स जिसमें कर्म की बात की गई हो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर देखिए, पर्याप्त शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों पर्याप्त शब्द में परि उपसर्ग है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कुपात्र शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों कुपात्र में कौन उपसर्ग है बताइए? कु यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कु बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30, लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं इया आ रहा है ना, यहाँ पे ई ये वाला हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, ई आ छोटा ई होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 31 है, फुफेरा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों फुफेरा में कौन सा प्रत्यय है बताइए? तो यहाँ पर एरा प्रत्यय है, ठीक है, फुफेरा एरा आ रहा है ना, तो एरा प्रत्यय है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32, पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है? आकू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी, आकू प्रत्यय इसमें है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33, मानवता किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों मानवता जो है ना ये रूढ़ शब्द का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34, खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? तो दोस्तों खलिहान देखिए ये क्या होता है? खेत खलिहान, ये देश में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देशज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे ये हो जाएगा भाववाचक, खटास किसका उदाहरण है? किस संज्ञा का? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है? तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें कौन है बताइए? परिजात, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिजात जो है ना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? तो दोस्तों सांप शब्द का स्त्रीलिंग होता है सापिन, ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो दोस्तों यहाँ पे विवाह जो है ना ये पुल्लिंग शब्द है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो दोस्तों याद रखेंगे हिंदी में, याद रखेंगे मतलब आप लोग को मिलाते चलना है, ठीक है, बढ़िया से मिलाते चलिए आप लोग। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो 11 सर्वनाम है, ठीक है, कितने कितना है? 11 है, ठीक है, तो याद रख चलिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे निश्चित निश्चय की मतलब बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे कुछ है तो मतलब अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए यह घर, तो यह घर ये क्या हो जाएगा? यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42, थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है बताइए? थान भर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स परि परिमाणवाचक का, ठीक है, परिमाणवाचक का उदाहरण है ये। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये है संदिग्ध वर्तमान काल का, ठीक है, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 44 देखिए, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों अकर्मक क्रिया जिसमें काम नहीं होती होगी, तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रेमा सोती है, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45, खरगोश बिल से बाहर निकला, इस वाक्य में कौन कारक है? तो दोस्तों इसमें एक अपदान कारक है, ठीक है, जब भी अलगाव की बात की जाए तो वहाँ पे अपदान कारक होता है। यहाँ पे देख रहे हैं खरगोश बिल से बाहर निकला, यानी वो बिल से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे उसे कौन छंद कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे चौपाई कहा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर देखिए, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन अलंकार होता है? तो दोस्तों वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। चलिए उसके बाद देखिए, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन किन्हें कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन को, इनकी संख्या 25 है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन को कहा जाता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।
49 नंबर देखिए, निम्न में कौन अल्प प्राण है? तो दोस्तों अल्प प्राण इनमें कौन है? ठ है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर है, निम्न में कौन महाप्राण है? तो दोस्तों महाप्राण इनमें ध है। ठीक है, ध उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? तो पंचमाक्षर मतलब पंचम अक्षर, वर्ग का लास्ट वाला अक्षर पंचमाक्षर होता है। तो ये कौन है? यहाँ पे अड़ा है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए त्र किन वर्णों के मेल से बना है? तो दोस्तों त्र जो है ना, ये वाला ऑप्शन बी में जो है इससे बना है, त जोड़ र। ठीक है, उसके बाद देखिए 53 नंबर, निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन है? बताइए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ ई बड़ा ऊ। ठीक है, ये होता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54, ऊ का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ठीक है, ओष्ठ होता है। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर, निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? तो फ्रेंड्स उसमें व्यंजन कौन कौन होता है बताइए? तालव्य स मूर्धन्य स दंती स ह, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ना ये मूर्धन्य स, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भैया, चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जपपूजी किसकी रचना है? तो दोस्तों याद रखेंगे, जपपूजी जो है ना ये गुरु नानक की रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो दोस्तों रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सबाया छंद में। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58, क्या किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है? तो दोस्तों किसने लिखा बताइए? तो ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59, घनानंद किस भाषा में लिखते थे? तो दोस्तों ब्रज भाषा। घनानंद की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 60, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों इनकी माता का नाम था सरस्वती देवी। ठीक है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए 61 नंबर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62, किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्व थे? तो दोस्तों किनके पिता थे? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे के। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो दोस्तों कौन है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कवि की कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। ठीक है, कुंवर नारायण यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि है? तो दोस्तों ये बांग्ला भाषा के सम्मानित कवि हैं। चलिए 65 नंबर देखिए, बीजाक्षर किसकी रचना है? तो दोस्तों बीजाक्षर जो है ना ये किसकी रचना है बताइए? तो ये है अनामिका की। किसकी रचना है? अनामिका की है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 66, रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कितना ज़बरदस्त तरीका से पूछा गया है, बहुत ही देखो पेपर अच्छा पूछा गया है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो एकदम सही करके आए होंगे। ठीक है, चलिए जीजे बीसा शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों जीने की लालसा। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है? जीने की लालसा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दोस्तों दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं। चलिए अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। मिलाते चलिए आप लोग। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो दोस्तों महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो दोस्तों सूर मांगते थे। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 71, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो दोस्तों नौकर की कमीज ये किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72, अभिनयों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो दोस्तों किसने लिखी थी? तो ये आंद्रे ब्रेता रेना सा और पाल, यहाँ पे पाल एलुआर ने। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया? तो दोस्तों किससे बंधवाया? बाबूजी से बनवाया। ठीक है, उसके बाद देखिए परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक है? तो दोस्तों परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो दोस्तों कहाँ से आया था बताइए? तो बहादुर जो है ना कहाँ से भाग कर आया था? तो फ्रेंड्स ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए इस प्रश्न को मुझे लग रहा है कि ये नेपाल होगा। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। उसके बाद देखिए देखिए ये डाउट में है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेपाल ही होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 76, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति
किनकी आकृति अंकित थी? तो दोस्तों राम सीता की थी, ठीक है थी। देखिए बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? तो राम सीता की थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? तो दोस्तों ये है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78। मैक्स मुल्लर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो दोस्तों मेघदूत का किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है भैया। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 79। नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो दोस्तों अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले जीत जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो दोस्तों बताइए कौन है? सीता है, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी इसकी नायिका कौन है? तो सीता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81। पार्वती लगभग कितने साल की थी? तो 12 वर्ष की थी, 12 साल की थी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है भैया? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 83 नंबर देखिए माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 84 नंबर। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन बताइए किसका है? माँ जी का है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए रसूलन बाई कौन थी? तो दोस्तों रसूलन बाई क्या थी? गायिका थी, ठीक है, गायिका थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 86 नंबर देख लीजिए। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया? तो दोस्तों किस नाम से किया बताइए? यार जुलाहे के नाम से, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन है? तो दोस्तों कौन है? अशोक वाजपेयी है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। 87 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 88 नंबर देखिए शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है? तो दोस्तों ये भी अशोक वाजपेयी की ही रचना है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89। निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है? तो दोस्तों बताइए कौन है? यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये निबंध है, ठीक है। द द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो दोस्तों ये तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि है? तो दोस्तों ये जो है ना सुमित्रा नंदन पंत ये छायावाद के कवि है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 92 नंबर देखिए हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है। तो दोस्तों हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बताइए? तो ये आगे हैं, ठीक है, आगे हैं हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 93। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक है? तो दोस्तों कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 94 नंबर देखिए नेमत शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों नेमत शब्द का अर्थ होता है ईश्वर की देन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 95। उदात्त शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों उदात्त शब्द का अर्थ होता है उन्नत। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है भैया। चलिए 96 नंबर देखिए सयानप शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों सयानप शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ापन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए 97 नंबर गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो दोस्तों बाबर से हुई थी, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 98 नंबर देखिए हाटक में देखा हूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि है। तो दोस्तों इस पंक्ति के कवि कौन है बताइए? तो ये जो है ना प्रेमघन हो जाएंगे, ठीक है। ये स्वदेशी चैप्टर से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रेमघन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99। हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो दोस्तों हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ की लिखावट को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 100 नंबर प्रश्न है साखी शब्द का अर्थ है? तो दोस्तों साखी शब्द का अर्थ होता है गवाही। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग अच्छे से पेपर करके आए होंगे, आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो चलिए आप लोग मिला लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।